मेरे मायके वालों ने दिया है। भाभी भाभी, कहाँ हो आप? देखो आपसे मिलने कौन आया है। अरे क्या हुआ सुरभि, क्यों चिल्ला रही है? माँ, भाभी से मिलने मेरी कॉलेज की सहेलियां आई हुई हैं। अच्छा अच्छा, तो इन्हें अपनी भाभी के कमरे में ले जा, वो वहीं ऊपर अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है। सुरभि अपनी सहेलियों को अपनी भाभी के कमरे में ले जाती है, जहाँ काफी महंगी महंगी चीजें रखी हुई थी। वंदना भाभी, ये मेरी सहेलियां आपसे मिलने आई हुई हैं। तुम सबकी सब खड़ी क्यों हो? तुम सभी उस सोफे पर बैठ जाओ। तभी वंदना झट से बोल पड़ती है, अब सोफे पर नहीं, कहीं उसकी स्प्रिंग बैठ गई तो? मेरे पापा ने मुंबई के बड़े से शोरूम से इसे मेरे लिए मंगवाया है। ज्यादा वेट पड़ने से कहीं खराब हो गया तो सॉरी, लेकिन वो क्या है ना, मेरे मायके वालों ने दिया है। वंदना की बात सुनकर सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी सुरभि कहती है, वो क्या है ना, मेरी भाभी की शादी में बड़ा महंगा सामान आया था, इसलिए भाभी वो थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव है उसे लेकर। अच्छा भाभी, वो आप अपना हेयर ड्रायर दिखाओ ना इन सबको। वंदना ड्रेसिंग टेबल से अपना हेयर ड्रायर निकालकर उन सबको दिखाती है। जरा आराम से पकड़ो भाई, ये मेरा भाई सिंगापुर ट्रिप पर गया था, वहाँ से मेरे लिए लाया था। वो क्या है ना, मेरे मायके वाले इम्पोर्टेड चीजें ही देते हैं मुझे। सुरभि की सहेलियों को उसकी भाभी का ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। वंदना की यही आदत थी, वो अपने मायके से आई हुई हर चीज पर यही कहती थी। ऐसे ही एक दिन, वंदना बहू, मेरी सब्जी ठंडी हो गई है, जरा गर्म करके ले आ। जी माँ जी। ऐसा कहकर वंदना रसोई में जाती है और माइक्रोवेव में सब्जी गर्म करने लगती है। तभी पीछे से उसकी सास पुष्पा भी आ जाती है। वो ये देखकर हैरान थी कि उस मशीन में सब्जी जल्दी से गर्म हो गई। वाह बहू, ये तो बड़े कमाल की चीज है, सब्जी तो झट से गर्म हो गई। मुझे भी इस मशीन का इस्तेमाल करना सिखा दे, ताकि जब भी मुझे कुछ गर्म करना हो मैं झट से गर्म कर सकूं। नहीं माँ जी, ये बड़ी महंगी आती है और एक बटन भी इधर से उधर दबा दिया ना तो खराब भी हो सकती है, इसलिए इसे तो मैं अपने प्रेजेंस में ही चलाया करूंगी। वो क्या है ना, मेरे मायके वालों ने दिया है। वंदना हर बार अपने मायके वालों के दिए हुए सामान के गुणगान करती रहती। पहले तो ये घर वालों तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये बात मेहमानों के सामने भी होने लगी। वंदना, दिल्ली वाली बुआ सास और उनके पति आ रहे हैं यहाँ, उन्हें किसी शादी में जाना है। शादी के बाद तुझसे मिलना भी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। तू चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। ठीक है माँ जी। अपनी सास के कहने पर वंदना रसोई में चली जाती और चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाकर तैयार कर लेती है। इसके साथ ही वो अपने मायके वालों का दिया हुआ महंगा टी सेट निकालती है। साथ ही कांच की कटोरियाँ चटनी रखने के लिए और प्लेट्स पकौड़े के लिए निकालती है। कुछ देर बाद बुआ जी घर आती हैं। वंदना उनके पांव छूती है। जीती रे बहू, अपने ब्याह पर जितनी सुंदर लग रही थी, आज तो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ, वो क्या है ना बुआ जी, उस दिन मेकअप आर्टिस्ट ने ना जाने कौन सा मेकअप यूज किया होगा। आज तो मैंने ये महंगा वाला ब्रांडेड मेकअप किट का इस्तेमाल किया जो मेरे मायके वालों ने दिया है। ले, ये फिर शुरू हो गई। बहू, अगर चाय नाश्ता तैयार है तो जल्दी से ले आ। फिर कुछ देर बाद वो महंगे टी सेट में चाय साथ में पकौड़े लेकर आती है। थोड़ी सी चाय की चुस्कियां लेने के बाद बुआ जी चाय का कप जैसे ही टेबल पर रखती हैं, तो उसमें से आवाज आती है, जिसे देख वंदना झट से बोल पड़ती है, अरे आराम से बुआ जी, बड़ा महंगा सेट है ये, कहीं टूट ना जाए। वो क्या है ना, मेरे मायके वालों ने दिया है। जब मेरे चाचा जी दुबई गए थे तब वहाँ से लाए थे मेरे लिए। बुआ सास को वंदना का ये स्वभाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ देर चाय नाश्ता करने के बाद वहाँ से शादी के लिए निकल गए। ये बहू ने तो हद ही कर दी है। क्या सोच रही होंगी ननद जी हमारे बारे में? बहू भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज उसका पति विनोद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी उसकी कंघी से जल्दी में कॉम करने लगता है। अल्लाह 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 अल्लाह, अजब उड़ी उड़ी जुल्फे मेरी, अजब उड़ी जुल्फे मेरी। विनोद कंघी करते हुए गुनगुना रहा था। तभी वंदना उसके लिए जूस का ग्लास लेकर आती है और देखते ही बोल पड़ती है, विनोद ये क्या कर रहे हो यार, मेरी इस कॉम से कंघी क्यों कर रहे हो? जानते हो मेरे मायके वालों ने दी और कितनी महंगी कंघी है ये, लोकल शॉप पर तो मिलती भी नहीं है। अच्छा, तो कौन से बड़े मॉल में मिलती है ये ब्रांडेड कंघी है? उस वक्त तो विनोद इस बात को हंसी में टालकर चला जाता है, लेकिन अगले दिन फिर से वो विनोद को इसी तरह अपना ब्रांडेड टॉवल इस्तेमाल करते हुए देखती है तो बोलती है, विनोद ये क्या कर रहे हो, ये टॉवल मेरा है, मेरे मायके वालों ने दिया है। जितने में तुम्हारे 5 टॉवल आ जाए ना, उतने का तो ये एक ही आता है। मेरे मायके का दिया हुआ टॉवल गीला कर दिया। विनोद को अब उसका ये बार बार कहना कि मेरे मायके वालों ने दिया है खटकने लगा। इस वंदना को तो अब पटरी पर लाना ही पड़ेगा। जब देखो तब मेरे मायके वालों ने दिया कि माला जपती रहती है ना, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा।
विनोद उसी दिन से वंदना को सबक सिखाने की ठान लेता है। कुछ देर बाद जब वंदना नहाने जाती है तो विनोद पानी का कनेक्शन बाहर से बंद कर देता है। वंदना ठीक से नहाए बिना ही बाहर आ जाती है। विनोद देखो ना, मैं अपने महंगे बाथटब में नहा रही थी जो मेरे मायके वालों ने दिया है, लेकिन अचानक पानी चला गया। मोहतरमा, उसे मैंने बंद किया है, क्योंकि बाथ टब भले ही तुम्हारे मायके वालों ने दिया हो, लेकिन पानी तो मेरे मायके वालों का है, जिसका बिल भी आता है, और वैसे भी पानी ज्यादा इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। ऐसे कुछ देर बाद जब वो सब साथ में खाना खाने बैठते हैं तो एक रोटी खाने के बाद वंदना जैसी दूसरी रोटी उठाने लगती है, वैसे ही विनोद उसे टोक देता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो वंदना? एक ही रोटी खाओ, जानती हो ना आटा दिन पर दिन महंगा होता जा रहा भाई। माँ हर महीने राशन लेकर आती है, और ये घी भी कितना भरकर सब्जी में डाल दिया। अरे इसे कम करो भाई। विनोद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? उस दिन मैंने तुम्हारे महंगे नट्स खाए, तब तो तुमने झट से मुझे खाते हुए टोक दिया था कि इम्पोर्टेड नट्स हैं, तुम्हारे मायके से आए हैं, तो ये भी मेरे मायके का है। अगर ज्यादा खाओगी तो कहीं खत्म ना हो जाए भाई, देख लो। वंदना को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद खाना खाकर दिन में सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वाह, सारे दिन की थकान इस बेड पर रिलैक्स होकर ही खत्म होती है। कितना कंफर्टेबल है ये बेड। तुम्हें पता है विनोद, ये मेरे मायके वालों ने ना बहुत बड़ी फर्नीचर शोरूम से लिया है। हाँ, लेकिन उस पर जो चादर बिछी है ना, वो मेरे मायके वालों की है, तो उस पर जरा भी सिलवट नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। अब इसी डर के मारे वो चैन से लेट भी नहीं पाती। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर डिनर के बाद रात के समय वंदना आराम से अपने कमरे में एसी में लेटकर फोन में रील्स देख रही थी। तभी विनोद बाहर से टहल कर आता है और आते ही एसी बंद कर देता है। अरे ये क्या बात हुई विनोद, गर्मी हो रही है और तुमने एसी बंद कर दिया? जानते हो ना ये इतना महंगा एसी मेरे मायके से आया है, और वो इसलिए ताकि उनकी बेटी को एसी की हवा मिल सके। अरे एसी भले ही आपके मायके से आया हो मैडम, लेकिन इसका बिल तो मेरे मायके वाले भरते हैं ना। तुम्हारे मायके वालों ने तो खाली ये डब्बा पकड़ा दिया, लेकिन बिजली का जो इतना लंबा चौड़ा बिल आता है उसकी कीमत तो मेरे मायके वालों को ही चुकानी पड़ेगी ना। इसीलिए कोई एसी नहीं चलेगा भाई, आज पंखे में ही सोएंगे हम तो। सुबह से विनोद की ये सब बातें सुनकर वो गुस्से में आ गई और बोली, अरे क्या तुमने बार बार मेरे मायके वाले लगा रखा है? कि मेरा ससुराल भी तो है। हाँ तो भाई, जैसे तुम्हें तुम्हारे मायके वालों की चीजों की इतनी फिक्र रहती है, वैसे ही मुझे भी है। जब तुम्हारे मायके वाले हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? ये सब तुमने शुरू किया था वंदना, तुम जब से आई हो यही रट लगा रखी है, मायके वालों ने दिया है, और आज मुझे ये कहते हुए एक ही दिन हुआ और तुम परेशान होने लगी। ये सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब वंदना आखिरकार हार मान लेती है और वो विनोद से माफी मांगती है। अच्छा बाबा, माफ करो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तो एसी चला दो यार, गर्मी के मारे हालत खराब हुई जा रही है। ये सुनकर विनोद मुस्कुरा देता है, जिसके बाद वो एसी ऑन करके चैन की नींद सोते हैं। उस दिन के बाद वंदना कभी ये बात नहीं बोलती कि मेरे मायके से आया है। हर नया रिश्ता पुराने रिश्तों की जगह नहीं लेता, लेकिन नया घर तभी घर बनता है जब उसमें अपनापन बोया जाए। रीना, ये क्या तरीका है बैठने का? जरा अच्छे से खुद को समेट कर बैठा करो। ओहो माँ, अभी कौन है यहाँ पर? और विक्की तो मुझसे भी ज्यादा फैल कर बैठा है, उसे भी तो कभी बोल दिया करो। उसकी बात अलग है रीना, वो बेटा है, उसे थोड़ी पराए घर जाना है तुम्हारी तरह। उसे तो यहीं रहना है हमेशा। तो क्या ये मेरा घर नहीं है माँ? जब पराए घर जाऊंगी तब का तब देखेंगे। अभी तो मैं अपने घर में हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से रहने दो ना। बेटा, लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता, उन्हें तो बस दूसरों के घर को अपना मानकर उसे संवारना होता है। और फिर बस 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 माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। वो एक मस्त मौला लड़की थी और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके परिवार की सोच उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। रीना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बात पक्की कर चुका हूँ, तो फिर अब इस मसले पर कोई बात नहीं होगी। पर पापा, इतनी जल्दी क्या है शादी की? कुछ साल रुक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, क्योंकि ऋषभ के घर वाले चाहते हैं कि शादी अगले महीने ही हो जाए। हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। पर पापा, मैं पहले जॉब करना चाहती हूँ। रीना के घर में उसके पापा की बात कोई नहीं काट सकता था, और वो अपने एक दोस्त देवधर के बेटे ऋषभ के साथ रीना का रिश्ता तय कर चुके थे। रीना कॉलेज तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन कोई अच्छी जॉब ढूंढने से पहले ही उसकी शादी आड़े आ गई। तो अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर रिया को अपने ससुराल जाना पड़ा। और फिर बहू, ऋषभ के गर्म कपड़े तो रख लिए ना तुमने? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ रख लिया है। ध्यान रखना जरा, अनजान शहर जा रहे हो दोनों, और ऋषभ के खाने पीने का भी ध्यान रखना, बहुत लापरवाह है वो इस मामले में। जी मम्मी जी। शादी के बाद ऋषभ और रिया अपने हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे थे।
और रिया मन ही मन इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन कश्मीर पहुंचने के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे आप तो तैयार भी हो गए, मुझे लगा हम कुछ देर रेस्ट करने के बाद घूमने जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आई। नहीं, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। आप अकेले घूमने जाएंगे? और मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? घूमने फिरने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है मेरे पास। यहाँ कश्मीर में हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, मुझे उनसे मिलकर इंपॉर्टेंट बिजनेस डील फाइनल करनी है, तो मैं बिजी रहूंगा। ये कहकर ऋषभ होटल के कमरे से बाहर चला गया। रिया को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम इंपॉर्टेंट होगा तभी तो इन्हें जाना पड़ा। चलो इंटरनेट पर आसपास की लोकेशन सर्च करती हूँ, फिर डिसाइड करूंगी कि आज कहाँ की सैर करनी है। रिया काफी देर तक इंटरनेट खंगालती रही। उसे घूमने लायक कई जगहें मिली भी, लेकिन अकेले कहीं भी जाने का मन नहीं हुआ उसका, तो वो थक हार कर वहीं सोफे पर सो गई। फिर कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुली। अरे शाम के 5 बज गए। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला, और ये भी अभी तक वापस नहीं आए। अब क्या करूं? इन्हें कॉल करके पूछती हूँ, फिर साथ में कॉफी पीने जाएंगे। ऐसा सोचकर रिया तुरंत ऋषभ को फोन लगाती है। फिर कई फोन कॉल्स के बाद से ऋषभ उसका फोन पिक करता है। हेलो, कहाँ हो आप? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और आप वापस कब तक आओगे? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहूंगा, फिर बार बार फोन करने का क्या मतलब है? तुम्हारे घर में तुम्हें इतने एटिकेट्स भी नहीं सिखाए गए क्या? कान खोलकर सुनो, मैं काम में बिजी हूं, तो मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया। रिया को उससे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। उसे काफी ठेस पहुंची थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और ड्राइवर को फोन किया। हेलो, अब आप गाड़ी निकालिए, मुझे डल लेक जाना है। जी मैडम। रिया कार से डल लेक पहुंची। वहां के खूबसूरत नजारे देखकर उसका मन अब शांत होने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर डल लेक में मौजूद एक शिकारे पर पड़ी, जिसमें ऋषभ एक कश्मीरी लड़की के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ था। दोनों के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उन दोनों का क्या रिश्ता है। उधर रिया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत ऋषभ को कॉल किया, लेकिन ऋषभ लगातार फोन काटता रहा। रिया वापस होटल आ गई, और फिर आधी रात के वक्त, तुम अभी तक जाग रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। जिस औरत का पति उसके हनीमून पर एक दूसरी औरत के साथ कश्मीर की वादियों में रंगरलियां मना रहा हो, उस औरत की आंखों में नींद कैसे आएगी? ऋषभ सक्सेना, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रिया बहुत गुस्से में थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे बस बोलती ही गई। दूसरी तरफ रिया के मुंह से ये सब सुनकर ऋषभ की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। शट अप! मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना ऐशो आराम दिया, हर चीज की आजादी दी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पति की जासूसी करनी है। बस इसीलिए मैं तुम जैसी बहनजी टाइप लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। तो फिर क्यों की मुझसे शादी? क्योंकि तुम्हारे बाप को तुम्हारी जिम्मेदारी से छुटकारा चाहिए था, और मेरे मॉम डैड को एक सीधी सादी बहू चाहिए थी। बस उन्हीं के प्रेशर में इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। और वो लड़की, वो कोई गलती नहीं है। कौन? वो शिकारे वाली? मुझे तो उस लड़की का नाम भी नहीं मालूम। मेरे क्लाइंट के लिए मेरी तरफ से एक रात का गिफ्ट थी वो, बट थी बड़ी खूबसूरत, तो मैंने भी सोचा कि लगे हाथ। बस कीजिए, छी, काश ये सब मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। आप रहिए, आपको जैसे रहना है, पर मैं अब इस झूठे रिश्ते में और नहीं रह सकती। जो करना है करो, बट अभी मुझे सोने दो, बहुत थक गया हूं मैं। इसके बाद रिया ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए सब कुछ कह डाला। देख बेटा, तू पहली पत्नी नहीं है जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। ये मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटा, हम औरतों को हर हाल में अपना रिश्ता निभाना ही पड़ता है। यही हमारे संस्कार है। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है। तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे कि तू दामाद जी से रिश्ता तोड़े। रिया को शायद पता था कि उसकी माँ का यही जवाब होगा, इसीलिए उसने बिना कोई बहस किए फोन काट दिया, और फिर अपनी सास को फोन लगाकर उसने उनसे इस बारे में बात की। मम्मी जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया आपके बेटे ने। नहीं बहू, ये क्या कह रही हो? हाँ, मेरा ऋषभ थोड़ा गुस्सैल जरूर है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझता है। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने देगा वो, और तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस उसे खुश रखने की कोशिश करो। अब पति को बांध कर रखना तो पति की ही जिम्मेदारी होती है ना। अपनी सास की बातें सुनकर रिया की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। उसने अपनी सास से भी कोई बहस नहीं की। ऋषभ से कोई भी कुछ कहने को तैयार ही नहीं था, और वो आराम से सो चुका था, लेकिन रिया बस रोती ही रही।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। न मायके में किसी को मेरी पड़ी है और न ही ससुराल में किसी को मेरी परवाह है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं बेघर हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। सच ही तो एक लड़की अपने मायके में पराया धन होती है और ससुराल में पराए घर से आई हुई। लेकिन अब बस, मैं अब खुद के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसके बाद रिया बिल्कुल शांत हो गई। अगले 3 दिनों तक वो होटल से बाहर नहीं निकली। सबके साथ साथ ऋषभ को भी यही लगा कि रिया ने हार मान ली है। लेकिन फिर कश्मीर से लौटने के बाद, अब आ जाओ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस बात को वहीं छोड़ दिया। बस इसी तरह समझदारी से चलते रहो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं शांत थी क्योंकि कश्मीर से वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उस बात को नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, आपके बेटे और इस घर को छोड़कर मैं आज ही जा रही हूँ। ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वो तो मुझसे माफी मांग रही थी तुम्हारे बर्ताव के लिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी परेशान हो। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ, फिर जब मन ठीक हो जाए तो आ जाना अपने घर वापस। अपने घर तो मैं जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन ना वो मेरा मायका होगा और ना ही ससुराल। क्या मतलब? आपके बेटे से शादी के चक्कर में मैं पहले ही अपने सपनों का गला घोट चुकी हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब आप ही संभालिए इस घर को और अपने बेटे को भी। डिवोर्स पेपर्स मैं जल्द ही भिजवा दूंगी। रिया ने कश्मीर से ही अपनी एक दोस्त से फोन पर बात करके अपने आगे का रास्ता तय कर लिया था। वो अपने रहने के लिए एक पीजी और खर्च उठाने के लिए एक नौकरी ढूंढ चुकी थी। उसे विश्वास था कि बहुत जल्द वो एक ऐसे घर में होगी जो उसकी खुद की कमाई का होगा और सही मायने में उसका अपना होगा।